अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हॉरर स्टोरी टेलर्स। कहानी शुरू करने से पहले अपने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दें, दरवाजे बंद कर लें और आयतुल कुर्सी और सूरह नास ज़रूर पढ़ लें और ज़रा रुक कर अपने इर्द गिर्द अंधेरे कोनों में एक बार ज़रूर देख लें कि कहीं कोई और भी तो वहाँ मौजूद नहीं, क्योंकि कहते हैं कि जब उन पुरअसरार चीज़ों की बातें होती हैं तो वो खामोशी से आकर आपके बराबर में बैठ जाती हैं और सुनती हैं कि उनके बारे में क्या बात हो रही है। तो क्या आप तैयार हैं इस खौफ का सामना करने के लिए? आज की कहानी रोमाना ने सऊदी अरेबिया से शेयर की है। वो कहती हैं कि मेरा नाम रोमाना है, मैं, मेरे मियाँ और मेरा बेटा, ये है हमारी छोटी सी फैमिली जो आज एक साथ है। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। इन 10 सालों में से कुछ अरसा हम पूरे ख़ानदान ने बड़ी तकलीफ़ से गुजारा। कभी कभी ऐसी अनदेखी चीज़ों से वास्ता पड़ता है जो आपके सबसे प्यारे के पीछे पड़ जाती हैं और आप उन्हें इन ताकतों से बचाना चाहते हैं। ये जो अनदेखी मखलूक से जंग होती है ना, ये बहुत अजियतनाक होती है, क्योंकि वॉर कब और कहाँ से हो रहा है ये आपको मालूम ही नहीं होता और ज़रा सी भी चौक बना बनाया खेल बिगाड़ देती है। बस हिम्मत, अल्लाह पर यकीन, उसके कलाम की ताकत ही का सहारा आपकी जीत है। मेरी कहानी कुछ इस तरह से है कि मेरे शौहर कराची से, जबकि मेरा ताल्लुक़ मियान वाली से है। हमारे ख़ानदान एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। शादी हुई तो मेरे मियाँ के माली हालात ज़्यादा अच्छे नहीं थे। मैं अपने ससुराल ही में थी जहाँ मेरी सास और एक नंद थीं और एक देवर पहले ही यूके पढ़ने गया और फिर वहीं सेटल हो गया। साल अंदर मुझे अल्लाह ने बेटे की नेमत से नवाजा। बेटे की पैदाइश के साथ ही सऊदी अरब से बहुत अच्छी मुलाजमत की ऑफ़र मेरे हस्बैंड को हुई। हम बहुत खुश थे, नौकरी बहुत अच्छी और सबसे बढ़कर ये कि तनख्वाह ऐसी थी कि हम खूब सेविंग भी कर सकते थे। शौहर सऊदी अरब शिफ्ट हो गए। तय यही हुआ कि वहाँ के हालात देखेंगे, मुनासिब लगा तो हमें भी वहीं बुला लेंगे। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं और मेरा बेटा अगर पाकिस्तान में रहें तो सेविंग ज़्यादा हो सकती है। यूँ हम कुछ अरसा सेविंग करके और उस घर को जिसमें हम रह रहे थे उसको बेचकर कोई बड़ा घर कर सकेंगे। हम सबको मेरा और मेरे बेटे का यहाँ रहना ही बेहतर लगा। इसी तरह 2 साल गुजर गए। हमने खूब सेविंग की। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतने पैसे हो चुके थे कि हम घर को बेचकर और अपने पैसे मिलाकर अच्छा बड़ा घर कर सकें। नंद की शादी हो चुकी थी। ससुर ने अपने घर को बेचा और अब नए घर की तलाश जारी थी। मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश थी कि घर बड़ा होना चाहिए ताकि बच्चा आराम से खेल कूद कर सके, क्योंकि मैं एक बड़े घराने से आई थी और मुझे वही आदत थी। पैसे हमारे पास इतने थे जैसा मैं चाहती थी वैसा ही। एक घर का सौदा गुलिस्तान जौहर में तय हुआ। घर खूबसूरत था, सबसे बढ़कर ये कि फ्रंट पर एक लान और पीछे भी काफ़ी स्पेस थी। उस घर को मैं बहुत बड़ा घर तो नहीं कहूँगी, मगर हाँ, इतना था कि हमारी फैमिली आराम से एडजस्ट हो सके। अपने घर की तो बात ही और होती है। पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपना घर किया था मैंने। अपने हाथों से अपने घर को सजाया संवारा। मुझे और मेरी सास को पेड़ पौधों का बहुत शौक था। हम दोनों अपने पुराने घर में भी खूब पौधे जमा किया करती थीं, उनका ख्याल रखती थीं। हमने फ्रंट लॉन को बहुत अच्छे से पौधों से सजाया और पिछले हिस्से में हमने सब्जियां लगाईं ताकि अपना ही किचन गार्डन भी हो। उस घर में पीछे की तरफ से साथ वाले घर में मौजूद बेरी के दरख्त की शाखें हमारे घर तक आती थीं। वो बहुत घना और पुराना दरख्त था। उस दरख्त का एक फ़ायदा ये था कि दरख्त की घनी शाखों की वजह से वो जगह सायादार रहती। हमने उसका फ़ायदा उठाते हुए उस जगह दरख्त की शाखों के नीचे वो पौधे लगाए जो साए में फलते फूलते थे। मेरा बेटा निहायत खुश था। साइकिलिंग की उसे जगह जो मिल गई थी। हम भी शाम में बाहर बैठते। हमारे लिए भी एक गुड चेंज था। मेरे शौहर को भी घर काफ़ी पसंद आया। डील फाइनल करते हुए वो पाकिस्तान ही में थे। मेरे गार्डनिंग के शौक़ को देखते हुए मेरे हस्बैंड ने 2-3 दफ़ा चाहा
वो साथ वाले दरख्त की उन शाखों को जो हमारी तरफ आ रही हैं उनकी कटिंग करा दें। उन्हें वो दरख्त ज़्यादा पसंद नहीं आया था, मगर मैंने और मेरी सास ने मना कर दिया कि अभी नहीं, अच्छा लग रहा है ये सब्ज़ा। दूसरे उसके साए में मेरे बहुत से प्लैनेट्स लगे हुए थे। ये बात सुनकर वो चुप कर गए। बहरहाल छुट्टियां गुजारकर वो वापस सऊदीया चले गए। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि मेरा बेटा बाहर खेलने जाता तो पीछे उस दरख्त की शाखों की छांव में बैठा रहता, मिट्टी जमा करता, उससे घर बनाता, अपनी हॉट व्हील्स ले जाकर वहाँ खेलता रहता। मैं साइकिल देती कि बेटा साइकिलिंग करो, तो साइकिल को वो दरख्त के इर्द गिर्द ही चलाता रहता। शुरू में तो मैं समझी कि क्योंकि इस जगह साया है इसलिए वो उस जगह को पसंद करता है, मगर अब उसमें काफ़ी चेंजिंग में फेल कर रही थी। वो इतना बोलने वाला, हर वक्त मुख्तलिफ सवाल करना, हर चीज़ को एक्सप्लोर करना, खेलना कूदना, ये सब उसकी तबीयत से बिल्कुल ख़त्म हो गया। जहाँ बैठता वहीं बैठा रह जाता, किसी एक तरफ देखता तो देखे चला जाता। मेरी सास भी ये बात नोट कर रही थी। वो मुझे कहती कि उसके साथ खेला करो, बहुत खामोश होता जा रहा है। ये साइड मैं काम में मसरूफ़ रहती, इसलिए ये डल होता जा रहा था। मेरी सास कहती कि उसकी किसी आस पड़ोस के बच्चे से दोस्ती कराओ ताकि ये भागे दे दौड़े, उसका दिल लगा रहे। शायद अकेला है इसलिए ये चुप होता जा रहा है। मैंने नेबर्स में मिलना जुलना किया, मगर किसी के यहाँ भी मेरे बेटे का हम उम्र बच्चा नहीं था। खैर, अब मैं पूरी तवज्जो उसे देती। एक दिन स्कूल से आने के बाद मेरा बेटा हस्बे मामूल पीछे की तरफ गया। मैं उसे देखने गई कि आखिर देखूं तो कि वो करता क्या है। तो मैंने देखा कि वो ऊपर दरख्त की शाखों को गर्दन ऊपर किए देखे चले जा रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। मैं हैरान हुई कि वो क्या देखकर मुस्कुरा रहा है। शायद कोई ऊपर परिंदा हो, लेकिन मुझे उस दरख्त पर कुछ ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। मैं उसे डांट कर अंदर ले आई, मगर मेरे बेटे की उस हरकत को देखकर मेरे कान खड़े हो गए कि आखिर वहाँ ऐसा क्या था। मैं जितना उसे पीछे की तरफ जाने से मना करती, वो उतना मचलने लगता। खाना पीना, खेलना कूदना, उसे कुछ याद नहीं रहता, मगर उसके जहन में सिर्फ ये बात होती कि उसे पीछे जाना है और वहीं खेलना है। मैंने अपनी सास को कहा, वो भी थोड़ा सोच में पड़ गईं। बोली, ऐसा करो, पीछे का दरवाज़ा बंद कर दो, उसको बिल्कुल मत वहाँ जाने दो। और हाँ, हम ये शाखें जो इन दरख्तों की हैं माली से कहकर कटवा देते हैं। मैंने पीछे के दरवाजे की तरफ बड़ा ताला डाल दिया। अब मैं क्या करती कि सुबह वॉशिंग एरिया के जो पीछे का हिस्सा था वहाँ जितने भी काम होते मैं सुबह के टाइम अपनी मेड से करा लेती, ताकि मेरा बेटा खुला दरवाज़ा देखकर उस दरख्त की छांव में ना जाकर बैठ जाए। और फिर जब काम ख़त्म हो जाता तो मैं उस एरिया को बंद करवा देती। लेकिन मेरा बेटा दिन ब दिन ज़िद्दी होता जा रहा था। दरवाजे पर जा जाकर उसको खोलने की कोशिश करता, रोता, अपने आप को नीचे गिरा लेता। मैं परेशान होती जा रही थी। दिन ब दिन उसकी बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर मेरे लिए उसको संभालना बहुत मुश्किल था। मैं परेशान होती जा रही थी दिन ब दिन उसकी ऐसी तबीयत देखते हुए। मगर मेरी सास ने कहा कि थोड़े दिन की जिद करेगा, मगर फिर खुद ठीक हो जाएगा। सुबह का टाइम मैट का उस जगह गुजरता, वहाँ कपड़े धोती, उन्हें ड्राई करती, अंदर लेकर आती और पीछे का पूरा हिस्सा धोती। माली आता, वो प्लांट्स में पानी डालता। सिर्फ सुबह के वक्त ही वो दरवाज़ा खुला रहता और वहाँ काम हो जाता। शाखें काटने के लिए माली ने अगले संडे का टाइम दिया। हमें बहुत जल्दी थी। माली से बहुत कहा कि जल्द से जल्द उस जगह की शाखें काटो और उसको साफ कर दो, मगर उसके पास नेक्स्ट संडे से पहले टाइम नहीं था। इसी बीच में एक दिन मेरी मैड, जिसका नाम शहनाज था, चीखती हुई बाहर से आई। मैं किचन में खाना बना रही थी और मैं भी घबरा गई कि जाने क्या बात हुई है। वो जब मेरे पास पहुंची तो बुरी तरह कांप रही थी और बोली, बाजी, वहाँ पर कोई है। वो पीछे की तरफ इशारा करते हुए बोली, बाजी, वहाँ कोई है। मुझे पहला ख्याल तो चोर का ही आया। मैंने कहा, दरवाज़ा बंद करो। उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया।
और बोली, बाजी आप शायद चोर समझ रही हैं। मैंने कहा, हाँ। वो बोली, नहीं बाजी, मैंने पीछे दरख्त पर एक बहुत बड़े काले जानवर को दरख्त की शाखों पर देखा है। उसके बहुत बड़े बड़े और काले काले बाल थे। मैंने कहा, किस बड़े जानवर को देख लिया तुमने? क्या हो गया है तुम्हें शहनाज? तुम कैसी अजीब बातें करने लग गई हो? वो कहने लगी, बाजी मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने कहा, तुम खामखा डर गई, वो कोई बिल्ली होगी। वो बोली, नहीं बाजी, वो बिल्ली नहीं थी। उसकी शक्ल साथ वालों के घर की तरफ थी, मगर उसके जिस्म का पिछला हिस्सा हमारे घर की तरफ था और वो काफ़ी बड़ा जानवर था। उस जानवर की 4 टांगें तो मैंने यकीन के साथ देखी हैं, मगर उसका मुंह चूँकि साथ वालों के घर की तरफ था, इसलिए मुझे यकीन है कि उसकी 2 टांगें और भी थीं। मेरी सास जो मेरे साथ किचन में मौजूद थीं, उन्होंने उसी वक्त खिड़की से बाहर झांका और बोली, अभी तो कुछ भी नहीं है शहनाज, तुम्हारा वहम है। वो बोली, बाजी मेरा वहम कैसे हो सकता है? मैं रोज़ वहाँ जाती हूँ, रोज़ काम करती हूँ। क्या कभी उससे पहले आपने ये बात मेरे मुंह से सुनी? वो बुरी तरह हाँप रही थी और बोली, बाजी ऐसा जानवर दरख्तों पर नहीं होता, वो कुछ और था। वो बहुत डर रही थी और बोली कि अब मैं पीछे नहीं जाऊंगी। मेरी सास ने कहा, अच्छा तुम ऐसा करो, आराम से बैठो। उन्होंने उसे पानी पिलाया और कहा, ऐसा करो कि तुम कपड़े अंदर हमारे वॉशरूम में ही धो लिया करो, पीछे की तरफ मत जाओ। अब हमने उस जगह मुस्तकिल एक ताला डाल दिया। अब ऐसा होता कि कभी मैं पीछे की तरफ खिड़की से झांककर उस दरख्त की तरफ देखती और कभी मेरी सास। मेरे ससुर भी ये सब बातें सुनकर काफ़ी परेशान हो गए थे कि आखिर वहाँ ऐसा क्या था कि शहनाज जो अच्छी खासी उम्र की औरत थी इस तरह डर गई थी। बहरहाल ये एक समझ न आने वाली चीज़ थी। इसी इतवार को माली अपने साथ एक बंदा और लेकर आ गया। चूँकि दरख्त की शाखें काफ़ी घनी थीं और काटने में भी उन्हें काफ़ी टाइम लगना था, इसलिए 2 मिलकर काम करते तो जल्दी हो जाता। उन दोनों माली लड़कों ने मिलकर वो शाखें जो हमारे घर तक आ रही थीं काटना शुरू की। मैं और मेरी सास किचन की खिड़की से देखते रहे। दूसरी तरफ मेरे बेटे की हालत ऐसी थी कि वो चीख रहा था और रो रहा था कि उसे बाहर जाना है। हम उसको लाख बहलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो बिल्कुल बेकाबू होता जा रहा था। आज से पहले कभी उसने ऐसी हरकत नहीं की थी और ना ही वो ऐसा ज़िद्दी बच्चा था। उस पर लग रहा था जैसे कुछ जुनून सवार हो गया हो। ना वो मेरी सास के समझाने में आ रहा था और ना ही मेरे काबू में। इस लम्हे मुझे शदीद गुस्सा आ गया। वो किसी तरह मेरे काबू में नहीं आ रहा था और मुझे लाते मार रहा था। मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया और कहा, समझ क्यों नहीं आ रही तुम्हें? तुम बाहर नहीं जाओगे। मेरा थप्पड़ मारना था कि वो एक तरफ को गिर गया। अब मेरी सास मुझ पर चीखे कि क्या ज़रूरत पड़ी थी इतने छोटे बच्चे को थप्पड़ मारने की। मेरी तो अपनी हालत बहुत बुरी हो रही थी। मैंने उसके चेहरे पर खूब पानी डाला। थोड़ी देर में वो होश में आ गया। उसे जल्दी से हमने ग्लूकोज दिया, लेकिन उसके बाद वो चुप होकर सोफे पर बैठ गया और कुछ ना बोला। बस सोफे के किशन पर सर रखकर मुझे देखता रहा। मगर मैं क्या करती? वो संभलने ही में नहीं आ रहा था। मेरा ये अचानक रिएक्शन था, वरना हमने कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया था। मैं उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। मुझे खुद रोना आ रहा था, मगर वो बस खामोशी से मुझे देखे जा रहा था। इतने में मेरे ससुर अंदर आए तो मुझे वो कुछ परेशान से दिखाई दिए। सास ने पूछा कि क्या हुआ, सफाई करवा दी आपने बाहर? उन्होंने सर हिलाया और अंदर चले गए। मैंने नोटिस किया कि उन्हें चलने में तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ थी और उसे उस वक्त छोड़ना नहीं चाहती थी। दिल ही दिल में शुक्र किया कि अच्छा हुआ उस जगह की सफाई हो गई। मैं अब अपने कामों में लग गई और सास चाय बनाने चली गई। मैं कामकाज करते हुए जब भी बेटे की तरफ देखती, उसकी निगाहें बस मुझ पर होती और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना छोटा बच्चा ऐसे कैसे रिएक्ट कर सकता है। मैंने रूम से उसका टॉय बॉक्स ला के दिया ताकि वो अपने खिलौनों से खेले, मगर उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं।
बस वो मुझे घूरता ही रहा। मैं उसके पेंट और ब्रश लेने रूम में गई ताकि उसका दिमाग डाइवर्ट हो, क्योंकि उसे पेंटिंग करना बेहद पसंद था। इसी लम्हे मुझे अपनी सास के चीखने की आवाज़ आई। मैं किचन की तरफ भागी तो उनके दुपट्टे में आग लगी हुई थी और सुसर भी अपने कमरे से भागते हुए आ गए थे। हमने फौरन उन पर पानी डाला और आग बुझाई। आग दुपट्टे में पीछे की तरफ लगी हुई थी। जैसे तैसे करके हमने उनके कपड़ों की आग बुझाई। उनका दुपट्टा पूरा जल चुका था और बाल भी काफ़ी जल चुके थे, मगर शुक्र है अल्लाह का कि जिस्म महफूज रहा। इर्द गिर्द देखा, किचन में सब कुछ महफूज था, मगर फिर आग कैसे लगी? और चाय भी मेरी सास लास्ट वाले छोटे बर्नर पर बना रही थी। मेरी सास खुद कहने लगी कि मैं चाय का पानी उबाल रही थी। जैसे ही पानी उबला, मैंने पत्ती डाली और पत्ती डालकर जैसे ही मैं मुड़ी हूँ, तभी मुझे अपने पीछे शदीद हरारत महसूस हुई। देखा तो मेरे पीछे आग के शोले बुलंद हो रहे थे। खैर, हमने उनको बिठाया। वो बहुत घबराई हुई थीं। उन्हें पानी पिलाया। मेरे ससुर मेरे बेटे को देखकर बोले कि उसको क्या हुआ है। वो उस सारे वाक़े के दौरान बुत बना, बस हम सबको देख रहा था। दादी के कपड़ों ने आग पकड़ ली, मगर वो अपनी जगह से उठा तक नहीं। हमारा किचन ओपन है, लाउंज से ही सारा किचन नज़र आता है। वो सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अपने दादा दादी से वो बहुत अटैच था, मगर वो सिर्फ स्टैचू बना हुआ सोफे के किशन पर सर रखे बस हम सबको देख रहा था। मेरे ससुर उठकर उसके पास गए, उसे प्यार किया। मेरे ससुर पहले ही परेशान थे। उन्होंने मेरी सास से कहा कि उठो, वुज़ू करो और सब कुरान की तिलावत करो। हमने दुआएं पढ़ीं, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि सबके बीच मेरे ससुर किसी गहरी सोच में थे। उन्होंने अपनी टांगों और पिंडलियों पर कोई मरहम लगा रखा था और वो बार बार बेचैन हो रहे थे। रात में मैं अपने बेटे को बड़ी मुश्किल से कमरे में लेकर आई, उसे प्यार किया और अपने हस्बैंड से वीडियो कॉल कराई और उन्हें दरख्त की शाखें कटवाने का भी बता दिया। वो बोले, मुझे तो वैसे ही वो दरख्त पसंद नहीं था। मेरे बेटे ने इस बात पर फ़ौरन रिएक्ट किया और बोला, आई हेट यू बाबा। मेरे मियाँ बोले, ये इसको क्या हो गया? अब बंदा इतनी दूर हो तो क्या उसे घर की टेंशन दे? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस वो उस जगह पर खेला करता था ना, इसलिए। अल्लाह अल्लाह करके मेरा बेटा सोया तो मेरी भी आंख लग गई। ये कोई 3 से 4 बजे का वक्त होगा। मैं गहरी नींद में थी कि मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ पड़ा। वो हाथ जिस किसी का भी था, इतना मजबूत और ताकतवर था कि मैं उस कुव्वत को बर्दाश्त ना कर सकी और जिस साइड पर मैं लेटी थी, उसी साइड से ज़ोर से ज़मीन पर गिर पड़ी। मेरा सर साइड टेबल के कोने से टकराया। मेरे रूम में हमेशा ही 0 वाट का बल्ब जलता रहता है। मैं गहरी नींद से अचानक बेदार हुई। पहले तो कुछ समझ नहीं आया कि मेरे साथ आखिर ये हुआ क्या, मुझे किसने थप्पड़ मारा। फिर जब मैं देखने के काबिल हुई तो रूम में कोई मौजूद नहीं था। मेरे मुंह के जिस गाल पर थप्पड़ पड़ा था, वहाँ सख्त मिर्चें महसूस हो रही थीं। मुझे सनसनाहट हो रही थी और मेरी नाक से खून निकल रहा था। मुंह पर हाथ फेरा तो मेरा हाथ लाल हो गया। मैं डरते डरते उठी। कमरे में बज़ाहिर कोई नहीं था और मेरा पूरा वजूद काँप रहा था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पास रखा अपना फ़ोन ही उठा लूं। बेटा मेरा बेड पर आराम से सो रहा था। मेरा हलक खुश्क था और मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। चेहरे पर इस कदर दर्द था, कमरे में ऐसी आन था, और मैंने क्या करना है, ये मेरी समझ से बालातर था। खौफ, दहशत और डर क्या होता है, ये मुझे इस रात पता चला कि जब आप पर हमला करने वाला खुद आप ही को नज़र न आए। कमरे की 0 लाइट अचानक ही फ्लक्चुएट करना शुरू हो गई। मैं अपने आप को संभालना चाह रही थी कि मैं अपने बेटे को उठाऊं और उस कमरे से बाहर निकल जाऊं। मैं अपने बेटे पर झुकी और उस पर से कंबल हटाया। अब मुझे कमरे में शोले उठते महसूस हुए। मैंने जो एसी की तरफ निगाह की तो उसकी वायरिंग में से आग भड़क रही थी। मैंने उसी वक्त ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया। बेटे को बेड पर से उठाया और कमरे से बाहर आने की कोशिश की।
दरवाजे के पास पहुंची मगर लॉक अटक गया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था और वो लॉक अपनी जगह से मूव ही नहीं कर रहा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। उधर मेरा बेटा गहरी नींद से उठा था और बिल्कुल खामोश मेरे साथ खड़ा, जहाँ से आग उठ रही थी उस तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। सास ससुर को पुकार रही थी कि दरवाज़ा खोलें। मेरे कमरे में खिड़की मौजूद थी मगर वो खिड़की पीछे की तरफ ही खुलती थी। मैं इसीलिए उसको खोलना नहीं चाह रही थी। मेरे सास ससुर हड़बड़ाते हुए दरवाजे तक पहुंचे। बाहर से ससुर ने दरवाज़ा खोला और मैं चीखते हुए कमरे से बाहर निकली। अंदर आग देखी तो मेरे ससुर ने फौरन ही मेन स्विच को बंद कर दिया। मेरी सास के हाथों में कुरान था। हम सब घर से बाहर लान वाले हिस्से में आ गए। ससुर ने साथ वाले लड़कों को बुला लिया। आग काफ़ी ज़ोर पकड़ चुकी थी। शुक्र है कि पर्दे काफ़ी दूर थे और उस तरफ जहां आग लदी थी वहां कोई लकड़ी का सामान नहीं था। उन लड़कों ने बड़ी फुर्ती दिखाई और आग को बुझाया। उधर जब मैं सास के साथ बाहर थी, मेरी सास ने फौरन मोबाइल की लाइट ऑन की और मुझे देखा तो घबरा कर बोली, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा तो होंठ कटा हुआ है और तुम्हारा एक गल बिल्कुल लाल हो रहा है। तब मैं रो पड़ी क्योंकि इस सब में मैं अपनी तकलीफ तो भूल चुकी थी। साथ वाले हमें अपने घर ले गए। मेरे मुंह का पूरा हाल था और मुझे इतनी शदीद तकलीफ हो रही थी, मेरे उस गल पर मिर्चें लग रही थीं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं स्क्रबर से अपने चेहरे को रगड़ डालूं। मेरे चेहरे पर ठंडा पानी डाला गया, लेकिन मुझे किसी पुल सुकून नहीं मिल रहा था। मेरा बेटा वहीं दादी की गोद में सर रखकर सो चुका था। हमने साथ वालों को सारी बात बताई कि दाएं तरफ के पड़ोसियों के घर से जो दरख्त हमारी तरफ आ रहा था, वो हिस्सा आज हमने कटवा दिया है, कुछ मुख्तलिफ वाक़यात घर में होने की वजह से। तभी से ये सब कुछ हमारे साथ हो रहा है। वो बोले कि वो लोग तो काफ़ी अरसे से घर पर मौजूद भी नहीं, वरना उनसे जाकर बात करते। मेरे ससुर ने हमें बताया कि जब वो शाखें कटवा रहे थे तो एक माली सीढ़ियों पर से गिर गया। उसका पैर मुड़ गया था और उसका कहना था कि उसे किसी ने धक्का दिया है, और दूसरे माली की उंगली का गोश्त किसी टोल में आकर कट गया था। जख्म काफ़ी गहरा था। वो दोनों माली घबरा गए और बोले कि ये जगह ठीक नहीं, यहाँ पर हमें कुछ अजीब महसूस हो रहा है। ये हमारी गलती थी कि हमने उस दरख्त को काटा। किसी ने बाकायदा हमारे साथ ये किया है। तब मेरे ससुर ने कहा कि अरे क्या हो गया, एक दरख्त की शाख ही तो है, तुम लोगों से वो भी नहीं कट रही। उसी वक्त मेरे ससुर को अपनी टांगों के गिर्द शदीद तपिश महसूस हुई, जैसे किसी ने आग उनके पैरों के करीब कर दी हो। वो माली पूरा काम नहीं कर सके। दरख्त की शाखें पूरी नहीं कटी थीं और वो पैसे लेकर चले गए, ये कहते हुए कि हमारी माँ ने तो इस दरख्त को कटवाने की गलती मत करें। मेरे ससुर ने ये कहकर अपनी शलवार के पाचे ऊपर किए तो पैरों से लेकर पिंडलियों तक की टांगें ऐसी थीं जैसे 2nd डिग्री बर्न होने के बाद जिस्म पर निशान पड़ जाते हैं। उनकी टांगों में शदीद जलन थी और वो रात भर डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक मेडिसिन लगाते रहे, मगर किसी पुल उन्हें चैन नहीं आ रहा था कि इतने में हमारे साथ हादसात पर हादसात होते चले गए। मेरी सास ने भी अपने पोते की तरफ देखकर कहा कि देखो, तुमने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और तुम्हारा इस मखलूक में क्या हशर कर दिया। हम में से किसी के पास इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि हम घर के अंदर जाते। फैसला करना मुश्किल हो रहा था। ये सब बातें सुनकर पास वाले पड़ोसी भी परेशान हो गए। चूँकि हमारे साथ ही उनका घर था और हम उन्हीं के घर बैठे थे। मेरे ससुर ने गाड़ी निकाली, मुझे पहले इमरजेंसी में दिखाया, मगर मुझे किसी मेडिसिन से फ़र्क नहीं पड़ना था। मुझे पहले ही मालूम था। वो रात हमने एक होटल में गुजारी। मेरे ससुर ने मेरे शौहर से बात की, उन्हें वीडियो कॉल पर लिया। वो हमारी हालत देखकर हैरान रह गए और हमें पहचान ही नहीं पा रहे थे। मेरा मुंह सूज गया था। उन्होंने वापस घर जाने से हमें सख्ती से मना कर दिया। मेरे दोनों भाइयों को जो उस वक्त लाहौर में थे, उनको बुलवाया। कुछ दिन बाद वो खुद भी पहुंच गए। जाहिर सी बात है, हम इस टाइम ऐसी मेंटल स्टेट में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई काफ़ी जान पहचान वाला बंदा था। उसने किसी से मिलकर एक साहिबे इल्म को ढूंढा।
तब उन साहिब इल्म ने ही बताया कि इस बेरी के दरख्त पर कोई मखलूक मौजूद है और ये बेरी का दरख्त इसका मस्कन है और ये मखलूक बहुत अरसे से यहाँ क़याम पजीर है और वही मखलूक आपके बेटे से बातें करती थी। आपने अपने बेटे को पीछे इस जगह जाने से रोका, तभी उसने ये सब कुछ किया। उन्होंने दरख्त के पास जाने और उसे कटवाने से सख्ती से मना कर दिया। उन्होंने काफ़ी देर पढ़ाई की, उस जगह को पाक करवाया और वहाँ से उन्होंने दीवार को बुलंद करवा दिया ताकि फिर उस घर के बेरी के दरख्त की शाखें हमारे पोर्शन से ना नज़र आईं और ना ही वो हमारे घर की दीवारों को पार करके हमारे सहन तक आ सकें। जब तक वो दीवार बनती रही, हमारे सहन में सूरह बकरा की तिलावत मुसलसल होती रही। उन साहब के बकौल कि आपके सास ससुर अल्लाह लोग हैं, वो खुद भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, बस यही सब कुछ आपको बचा गया। उन्होंने कहा कि अब एक रूहानी दीवार मैंने कायम कर दी है, अब वो मखलूक आप लोगों को तंग नहीं करेगी। मेरे बेटे का भी रूहानी इलाज हुआ। उस घर में दोबारा आना बहुत भारी लग रहा था, मगर अल्लाह के नाम के सहारे हम वापस आए। मेरे मियाँ के बकौल कि कहाँ जाओगी और कब तक होटल में रहोगे। हम सब लोग कुछ दिन और रात कलाम इलाही का विर्द करते रहे। मुख्तलिफ अस्कार जो उन साहब ने हमें दिए थे, उनका विर्द मुसलसल हमने जारी रखा। शुक्र है परवरदिगार का कि ऐसे वाक़यात होना बंद हो गए। मेरा चेहरा काफ़ी बिगड़ चुका था, मेरे गाल की नस डैमेज हो चुकी थी और चेहरे के एक साइड पर काफ़ी अरसे तक दर्द रहा। मैं उस साइड पर करवट लेकर भी नहीं सो पाती थी। सब हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुए। वो घर क्लियर हो चुका था, लेकिन फिर हम कुछ अरसा ही उस घर में रहे और फिर मेरे शौहर ने हम सबको सऊदीया बुलवा लिया। हमने वो घर बेच दिया, मगर आज भी वो रात और वो दिन हमें याद आता है तो हम काम चाहते हैं। हम आज भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह मिलकर इकट्ठे रहते हैं। अब हम जब भी बड़े घने और पुराने दरख्तों को देखते हैं तो डर से जाते हैं। एक खौफ सा दिल में बैठ चुका है, लेकिन मेरा बेटा ऐसे दरख्तों को देखकर कहता है, माय फ्रेंड्स हाउस। पता नहीं उसके जहन में ऐसी कौन सी याद है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। थैंक यू सो मच रोमाना आपका, आपके हॉरर एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करने का। आखिर में आपसे हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपका हमारी स्टोरीज़ के बारे में क्या ख़याल है और किस शहर से आप हमें सुन रहे हैं। और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई टेरिफाइंग, हॉरिबल, मिस्टीरियस स्टोरीज़ हैं जिसे आपने या आपके किसी जानने वाले ने एक्सपीरियंस किया हो, जो जेन्युइन हो, तो डिटेल्स के साथ हमसे ज़रूर शेयर करें और हम उन्हें ज़रूर नरेट करेंगे। थैंक यू सो मच।